हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं मेजरमेंट सीरीज और आज आपके लिए हम लेके आए हैं कबड्डी। जैसा कि आप जानते हैं, कबड्डी एक लोकप्रिय खेल है और यह भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में खेला जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि भारत में 1915 से 1920 के बीच में ये खेल खेला गया, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह महाभारत काल में भी खेल खेला गया था। इसके उत्पत्ति की बात करें तो माना जाता है कि यह तमिलनाडु से शुरू हुआ था, यानी कि तमिलनाडु में पहली बार इस खेल को खेला गया और खेल का नाम था तमिलनाडु में चादुकुडू। चादुकुडू के नाम से तमिलनाडु में यह जाना जाता था। जबकि दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसको वहां पर नाम जानते हैं चेडी गुडू। चेडी गुडू के नाम से जानते हैं, जबकि पंजाब में इसे कुडी के नाम से जानते हैं और पूर्वी भारत में इसे हुतुतु के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह कई नामों से जाना जाता है। लेकिन कबड्डी जो शब्द है वह मूल रूप से एक तमिल शब्द है जिसका नाम है काई पीडी, जिसका अर्थ होता है हाथ थामे रखना। यानी कि कबड्डी के खेल में प्लेयर एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, तो यही काई पीडी तमिल जो शब्द था आगे चलकर वो कबड्डी में परिवर्तित हो गया। जो हिंदी शब्द आज प्रचलित शब्द है वो है कबड्डी। तो ये एक जानने की बात है कि काई पीडी शब्द से ही कबड्डी की उत्पत्ति हुई। कबड्डी के इतिहास में अगर जाते हैं तो भारत में देखते हैं कि 1938 में पहली बार इस खेल को नेशनल गेम्स में यानी राष्ट्रीय खेल में जगह मिला और 1950 में कुछ नियम बनाए गए और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यही कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया पुनर्गठित होकर पुनः 1972 में एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया और 1980 में पहली बार एशियन देशों के बीच में कबड्डी, सिर्फ कबड्डी का एशियन चैंपियनशिप खेला गया। यानी कि एशिया के कुछ देश थे जो आपस में एशियन चैंपियनशिप कबड्डी का खेला गया। लेकिन एशियन गेम्स में यानी कि एशियाड में पहली बार इस खेल को 1990 में स्थान मिला। 1990 के बाद 2004 में पुरुषों के लिए पहली बार कबड्डी का वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए 1912 में महिलाओं के लिए पहली बार पटना में ये वर्ल्ड कप खेला गया। और आज के न्यू जनरेशन में, न्यू एरा में देखें तो प्रो कबड्डी जो खेल है कबड्डी का, प्रो कबड्डी काफी प्रचलित है। उसकी शुरुआत हुई थी 26 जुलाई 2014 को। यानी कि ये कुछ साल हैं जो कबड्डी के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य साल हैं। आगे हम बात करेंगे कबड्डी के खिलाड़ियों की, मेजरमेंट की, समय की। आगे बात करते हैं इस मैच में या कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या की बात। तो इस मैच के दौरान किसी टीम में 7 खिलाड़ी एक साथ मैदान पर खेलते हैं। यानी कि कबड्डी के कोर्ट पर एक साथ एक बार में टीम के साथ 7 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि जो टीम बनती है तो पूरी टीम बनती है 12 खिलाड़ियों की, यानी कि 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। तो 5 खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो मैच के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके कोच बदलते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कहलाते हैं। यानी कि 7 खिलाड़ी खेलते हैं और टोटल टीम बनती है 12 खिलाड़ियों की। बात करें इसमें 2 तरह की टीम बनती है, एक पुरुषों की टीम बनती है, महिलाओं की टीम बनती है। उसके कैटेगरी अलग हैं और इसकी टाइमिंग भी अलग अलग होती है। तो पुरुषों के लिए जो टाइम होती है उसको 2 हाफ में खेला जाता है, 2 बार में खेला जाता है, बीच में एक इंटरवल होता है। तो वो टाइम होता है 20 मिनट का एक हाफ, 20 मिनट का एक हाफ और 5 मिनट का एक इंटरवल। जबकि महिलाओं के लिए जो खेल होता है वो 15 मिनट का एक हाफ, 15 मिनट का दूसरा हाफ और 5 मिनट का इंटरवल। यानी कि 20 और 20 40 मिनट का गेम है और प्लस 5 मिनट इंटरवल है। महिलाओं के लिए 30 मिनट यानी कि 30 मिनट और 5 मिनट का इंटरवल है।
इस तरह से ये दो टीमों के बीच खेले जाने वाला मैच है। और इसमें ऑफिशियल की बात करें तो एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, 2 असिस्टेंट स्कोरर होते हैं। तो ये टीम अब इसे जो मैदानों पर खेलते हैं तो 2 तरह के मैदान बनते हैं, एक महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। तो इसकी माप अलग अलग होती है। हम बात करें, ये पहले हम पुरुषों के लिए बात करते हैं। पुरुषों के लिए यानी कि ये मेन के लिए है। ये आप देख रहे हैं, ये कबड्डी का कोर्ट है, यानी कि ये जो एक मैदान है, इसको ये बीचों बीच एक रेखा है, इसको 2 भाग में बांटती है। तो कबड्डी के मैदान को हम कबड्डी कोर्ट बोलते हैं। तो ये कोर्ट 2 पार्ट में बांट जाता है। यहाँ से इसकी एक माप होती है, यहाँ से यहाँ की माप होती है, और यहाँ से यहाँ की माप अलग होती है। टोटल माप एक अलग होती है। और ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ये जो एरिया है, पहले तो हम जान लें कि इस कोर्ट में एक अलग से एक एरिया बना हुआ है, इसका नाम है लॉबी। दोनों तरफ लॉबी बनी है। हम आगे बताएंगे इस लॉबी का इंपॉर्टेंस। इसे हम लॉबी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो बीचों बीच इसको जो 2 पार्ट में बांटती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन। उसके ठीक नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं बक लाइन। उसके ठीक पीछे ये है बोनस लाइन। हो सकता है कि ये आपको रेड कलर वाला नहीं दिख रहा हो, तो हम बता दें कि ये बीचों बीच है, उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। उसके बाद दूसरा है, उसको बोलते हैं बक लाइन। तीसरे वाले को बोलते हैं बोनस लाइन। और ये जो आखिरी लाइन बची है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड लाइन। एंड मतलब आखिरी। ये एक बना हुआ है, इसके ठीक पीछे एक बॉक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सीटिंग ब्लॉक। इसमें खिलाड़ी बैठते हैं। अब बात करते हैं कि इसके डिफरेंस जो है, ये जो दूरियां हैं, ये सेंटर लाइन से बक लाइन के बीच, यानी कि पहले ये जान लें कि इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, तो 13 मीटर और चौड़ाई होती है ये 10 मीटर। इस 10 मीटर में ये लॉबी का एरिया इंक्लूड है। तो लॉबी 1 मीटर की इधर और 1 मीटर इधर, यानी कि अगर बात करें हम कि ये जो पूरी इसकी लंबाई है 13 मीटर गुने 8 मीटर, ये प्लेइंग एरिया है। और जब लॉबी को मिला देंगे तो वो हो जाता है 13 मीटर इंटू 10 मीटर। 13 मीटर ये लॉबी खेल के अंतर्गत, जब प्लेयर एक दूसरे को पकड़ते हैं, उसको हम लोग स्ट्रगल बोलते हैं। तो स्ट्रगल के समय लॉबी इंक्लूड हो जाता है। अदरवाइज लॉबी का इस्तेमाल ग्राउंड के अंदर नहीं किया जाता है। तो ये कुल हो गई 13/10, यानी 13/8 और 13/10। इंक्लूडिंग लॉबी है 13/10 और विदाउट लॉबी है 13/8। अब सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी होती है 3.75 मीटर। बक लाइन से बोनस लाइन की बीच की दूरी 1 मीटर और बोनस लाइन से इन लाइन की बीच की दूरी 1.75 मीटर। अगर इसको जोड़ दें तो 3, 4, 5 और 1 6, 6.5 मीटर। तो 6.5 मीटर इधर और 6.5 मीटर इधर, यानी कि 13 मीटर। और इसकी चौड़ाई हो गई 8 मीटर, जिसमें 1 मीटर लॉबी को छांट दे, 1 मीटर लॉबी को छांट दे, तो यहाँ से बच जाता है ये 8 मीटर। बात करें कि ये एंड लाइन है और इधर सिटिंग ब्लॉक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 2 मीटर। ये ध्यान रखने की बात है। सवाल आएगा कि सिटिंग ब्लॉक और इन लाइन के बीच की दूरी कितनी है, तो 2 मीटर। तो ये रहा
पुरुषों का। अब हम आगे बताते हैं महिलाओं के लिए इसका डिस्टेंस क्या होता है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में बस बराबर यही बनावट सेम होती है, सिर्फ इसका मेजरमेंट कम हो जाता है। ये 13 मीटर के बदले ये 12 मीटर हो जाता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर के बदले 8 मीटर हो जाती है, इंक्लूडिंग लॉबी के साथ इंक्लूड हो जाती है। ये 12/8 का हो जाता है, यानी कि 12/8 का इंक्लूडिंग विथ लॉबी हो जाता है, और विदाउट लॉबी ये 12/6 का हो जाता है। ये जो सिटिंग ब्लॉक है 1 मीटर गुने 6 मीटर का हो जाता है, और यहाँ जो डिस्टेंस हो जाता है 12 मीटर का, ये सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी 3 मीटर, बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1 मीटर, और बोनस लाइन से इन लाइन के बीच की दूरी 2 मीटर। तो इस तरह से ये पूरे जो है ये महिलाओं के लिए हो गया और ये पुरुषों के लिए हो गया, ये इसका मेजरमेंट है। आगे हम बात करेंगे इसके खेल के पॉइंट्स के विषय में, और इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं। जब जानते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं, दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक रेडर बोलते हैं और एक डिफेंडर बोलते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। बात करें खेल की, तो खेल में एक ये टीम का है और एक दूसरे टीम का ये स्थान है। इसमें हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी तरफ भी 7 खिलाड़ी होंगे, यानी कि जब खेल शुरू होगा तो दोनों टीमों के पास 7 खिलाड़ी होंगे। और रेफरी जब टॉस करता है तो टॉस करने के बाद जो टीम जीतती है उसको चॉइस करना होता है कि पहले डिफेंड करेगी या पहले रेड करेगी। यहाँ 2 तरह के टर्म यूज होते हैं। एक का नाम है रेडर, यानी कि जो टीम पहले बार कबड्डी करके दूसरे टीम को छूने जाती है उस प्लेयर को हम लोग बोलते हैं रेडर, और वो टीम होगी रेडर टीम, पहली रेड करने वाली टीम। और जो टीम उस प्लेयर के साथ खेलेगी वो, यानी कि इधर से अगर ये जाता है तो ये रेडर टीम हो गई और ये डिफेंडर टीम हो गई, यानी कि ये डिफेंसिव टीम है। यहाँ से हर खिलाड़ी को 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, यानी कि हर एक खिलाड़ी के लिए समय निश्चित है कि जब दूसरे टीम के पाले में वो जाएगा तो 10 से 30 सेकेंड के अंतर्गत ही उसे इस प्लेयर से या पॉइंट लेके वापस आना है या प्लेयर को छू के आना है। यहाँ हम बात करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि ये सेंटर लाइन है, ये एक बार फिर से लिख दें, सेंटर लाइन, बक लाइन, बोनस लाइन, और ये है इन लाइन, ये सिटिंग बॉक्स। जब रेडर टीम यानी कि 30 सेकेंड के अंदर ये टीम जाती है, इसके लिए एक कंपलसरी है यहाँ पास कि अगर किसी प्लेयर को छुए बिना अगर वापस आना है तो उसको इस बक लाइन को टच करना कंपलसरी है। अगर वो बक लाइन को टच करके वापस बिना टच किए वापस आ जाता है तो ऑटोमेटिक आउट हो जाता है और दूसरी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। ये बनी हुई है लॉबी। तो यहाँ से, और अगर ये बिना टच किए हुए अगर इस लॉबी में चला जाता है, इस लाइन को टच करता है तो भी वो आउट हो जाता है। इसको टच किए बिना वापस आता है तो भी आउट हो जाता है। यानी कि हर हाल में उसको बक लाइन को टच करना या प्लेयर को टच करना कंपलसरी है। पहली स्थिति है ये तो, और ये समय है इसके पास सिर्फ 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड के अंतर्गत ये इसको छूना है। दोनों जो 20 मिनट के अंदर पहले हाफ और दूसरे 20 मिनट के हाफ, यानी कुल मिलाकर दोनों टीमों को जो सबसे ज्यादा पॉइंट जो टीम अर्जित करती है वो टीम विजेता घोषित होती है। इस बीच खेल के दौरान बात करें हम टाइम आउट की, तो कोच हो चाहे प्लेयर हो चाहे कैप्टन हो, वो रेफरी के परमिशन से एक हाफ के अंदर 2 बार, मात्र 2 बार वो टाइम आउट ले सकता है। और हर टाइम आउट का जो टाइम है वो 30 सेकेंड का टाइम आउट है, यानी कि
30 सेकंड का वो टाइम आउट ले सकता है 2 बार टाइम आउट ले सकता है। वो कोच भी ले सकता है, प्लेयर भी ले सकता है और कैप्टन भी ले सकता है। यहाँ बहुत सारे नियम है। तो ये पहला, जब खिलाड़ी, अब इसमें कैसे पॉइंट अर्जित किए जाते हैं, मैंने पहला बताया था कि आपको बक लाइन टच करना वो कंपलसरी है, इस प्लेयर को छूना कंपलसरी है, तभी आपको पॉइंट मिलेंगे और वापस सुरक्षित रूप से। ये जो रेड है, जो रेडर जो रेड करता है, रेड, इसको हम लोग जो कैंट भी बोलते हैं। कबड्डी जो उच्चारण होता है उसको कहा जाता है कैंट। अगर वो इस बीच में 30 सेकेंड के अंदर इधर तोड़ देता है या इधर वापस आने से पहले टूट जाता है, उसका वो कबड्डी का प्रोनाउंसिएशन जो टूट जाता है, तो उसको हम लोग कैंट ब्रेक कहते हैं। बात करें इसमें पॉइंट्स की, तो ये कई सारे ये पॉइंट्स होते हैं। इसका नाम है टच पॉइंट, टैकल पॉइंट, बोनस पॉइंट, ऑल आउट पॉइंट। टच पॉइंट किसको कहते हैं? जब ये टीम जाती है दूसरे टीम के प्लेयर को छू के चली जाती है, वापस सुरक्षित आ जाती है, जितने खिलाड़ी को छूती है यानी कि टच करती है, और वो जो पॉइंट मिलते हैं उसको हम लोग टच पॉइंट बोलते हैं, तो वो टच पॉइंट मिलते हैं। टैकल पॉइंट, जो डिफेंडिंग टीम होती है, अगर उसको पकड़ लेती है, उसको अपने पाले में रख लेती है, तो वो जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग टैकल पॉइंट बोलते हैं। बोनस पॉइंट जब विपक्षी टीम के खिलाड़ी, यानी कि ये बोनस लाइन है, विपक्षी टीम में 6 या 6 से अधिक, यानी कि दो सिचुएशन है, या तो उस टीम के पास 6 खिलाड़ी हो या फिर उस टीम के पास 7 खिलाड़ी हो। 6 और 7 की स्थिति में अगर कोई रेडर इस बोनस लाइन को टच करने के बाद, यानी इस बोनस लाइन को पार कर जाता है, उसका दूसरा पैर हवा में है और वो वापस आता है, तो उसे एक बोनस पॉइंट, जो रेफरी जो अंपायर है वो अंगूठा दिखा के बोलता है, तो वो उसको बोनस पॉइंट मिलता है। और एक है ऑल आउट पॉइंट। ऑल आउट यानी कि दूसरी टीम के सभी प्लेयर को मार देने के बाद, आउट कर देने के बाद उसको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, इसे ऑल आउट पॉइंट बोलते हैं। बोनस पॉइंट में एक स्थिति है कि अगर किसी खिलाड़ी ने बोनस पॉइंट तो ले लिया, लेकिन वो विपक्षी टीम में ही वो आउट हो जाता है, तो दोनों टीम को एक टैकल जो किया था उसको टैकल पॉइंट मिलेगा, यानी कि एक टैकल पॉइंट मिलता है और दूसरा जो बोनस लेता है उसको बोनस पॉइंट मिलता है। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग रेड के संबंध में बोलते हैं और टैकल के संबंध में बोलते हैं। एक का नाम है एम्प्टी रेड। एम्प्टी रेड का मतलब होता है कि अगर किसी खिलाड़ी ने रेड किया और रेड करने के बाद इस बक लाइन को तो टच कर दिया, लेकिन उसने बिना किसी खिलाड़ी को या बिना पॉइंट लिए हुए, चाहे वो बोनस पॉइंट हो चाहे टच पॉइंट हो, वो टच पॉइंट लिए हुए बिना अगर अपने पाले में आ जाता है, तो उस रेड का नाम है एम्प्टी रेड। और ये एम्प्टी रेड उसको बोलते हैं डू और डाई रेड। डू और डाई रेड, अगर लगातार एक टीम का दो बार जो है एम्प्टी रेड हो जाता है, तो तीसरा जो रेड होगा वो डू और डाई रेड होगा। मीन्स कि उसको हर हाल में पॉइंट लेना है, अदरवाइज उसको मर जाना, यानी कि उसको विपक्षी टीम को पॉइंट दे देना है, इसे डू और डाई रेड कहते हैं। तीसरा है सुपर रेड। सुपर रेड यानी कि ऐसा रेडर जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट लेता है तो उसको सुपर रेड कहा जाता है। अब ये 3 पॉइंट बोनस के साथ भी हो सकते हैं, यानी कि एक बोनस पॉइंट 2 खिलाड़ी को आउट करने के साथ, या 3 खिलाड़ी को ये बोनस सहित भी सुपर रेड हो सकता है। और सुपर टैकल होता है कि जब एक टीम का खिलाड़ी में डिफेंडिंग टीम के पास 3 या 3 से कम खिलाड़ी होते हैं और वो अगर रेडर को आउट कर देता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, यानी कि एक के बदले 2 पॉइंट मिलते हैं, तो उसको हम लोग सुपर टैकल कहते हैं। ये सारे इसके नियम हैं, इसके अंतर्गत खेले जाते हैं। लॉबी का जो इस्तेमाल है ये कब होता है, कब ये इंक्लूड होता है? जब 2 खिलाड़ी आपस में जो पकड़ा पकड़ी करते हैं, या ये टैकल के समय या छूने के समय, यानी कि कहने का छू कर भागने के समय, यानी कि स्ट्रगल के समय ये इंक्लूड हो जाता है। अदरवाइज अगर ये ऐसे ही खिलाड़ी इसमें चला जाता है तो आउट हो जाता है और विपक्षी टीम को
पॉइंट मिल जाता है। तो ये सारे कुछ नियम हैं। आशा करते हैं कि कबड्डी के इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे और हम जो भी इसमें कठिनाई होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आगे उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। अभी जो मैंने पॉइंट बताए इसके आधार पर जो भी विजेता का फैसला होता है, इसके अलावे जो वर्ल्ड कप होते हैं उसके कुछ रूल्स अलग होते हैं। वर्ल्ड कप में कुछ ग्रुप स्टेज के मैच होते हैं, कुछ सेमीफाइनल और फाइनल मैच होते हैं। तो जो ग्रुप स्टेज का मैच होता है उसमें अगर कोई उसमें पॉइंट का वितरण किया जाता है, उसी पॉइंट के आधार पर सेमीफाइनल के फाइनल में पहुंचने वाली टीम का फैसला होता है। तो जो ग्रुप स्टेज के मैच होते हैं, अगर कोई टीम दूसरे टीम के खिलाफ 7 पॉइंट से अधिक के मार्जिन से अगर जीतती है तो उसको 5 लीग अंक मिलते हैं और विजेता को 5 लीग अंक मिलते हैं, उप विजेता को 0 मिलता है, यानी कि जो लूजर होते हैं उसको 0 पॉइंट मिलता है। और 7 और 7 से कम पॉइंट से अगर टीम जीतती है तो विजेता टीम को 5 अंक मिलते हैं और जो लूजर होता है उसको 1 अंक मिलता है। अगर मैच टाई हो जाता है तो इस परिस्थिति में दोनों को 3-3 अंक दे दिए जाते हैं। ये ग्रुप स्टेज का मैच है। इसी के आधार पर जब पॉइंट इनका जोड़ दिया जाता है तो जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का फैसला होता है। सेमीफाइनल में जाके कुछ सेमीफाइनल के विजेता में का कुछ फैसला अलग ढंग से होता है। ये होता है कि अगर सेमीफाइनल में टीम जो जीत जाती है तो वो फाइनल में पहुंच जाती है। इन केस अगर टाई हो जाता है मैच, तो मैच का फैसला कैसे होगा? तो इस परिस्थिति में एक एक्स्ट्रा टाइम का मैच होता है। वो टाइमिंग होता है 3 मिनट और 3 मिनट 1 मिनट का इंटरवल होता है। यहाँ पे कुछ बाध्यता होती है कि इस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर किसी तरह का कोई टाइम आउट नहीं होता है, जबकि पहले 2 टाइम आउट होते थे हर हाफ में। यहाँ किसी तरह का टाइम आउट नहीं होता है। और जहाँ तक सब्स्टिट्यूशन की बात है, कोई भी टीम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट कर सकती है, यानी कि जो वो टीम बनाती है बेस्ट 7 को अपने उतारती है इस एक्स्ट्रा टाइम में। और ये 3-3 का जो है 3-3 मिनट का जो 2 हाफ खेला जाता है, 1 मिनट का इंटरवल होता है। यहाँ सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो भी सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब ये 1 मिनट का इंटरवल होगा। मान लीजिए कि इसमें विजेता का फैसला नहीं हुआ, अगर इस समय भी मैच टाई हो गया, तब एक गोल्डन रेड का नियम है। गोल्डन रेड में रेफरी टॉस करता है। जो टीम टॉस जीतती है वो पहले रेड करती है, यानी कि पहला रेड करेगी। एक रेड का मौका दिया जाता है, दोनों टीमों के बीच एक रेड का मौका दिया जाता है। जो टीम उस रेड में एक रेड ये टीम करेगी, दूसरा रेड ये टीम करेगी। अगर दोनों में जो पॉइंट बराबर हो गए, जो जीत जाता है वो विजेता हो जाता है और जो हार जाता है वो बाहर हो जाता है। अगर इस परिस्थिति में भी अगर गोल्डन रेड के बाद भी अगर मैच का फैसला नहीं होता है, यानी टाई हो जाता है, तो मैच का निर्णय करने के लिए टॉस का सहारा लिया जाता है। जो टीम टॉस जीत जाती है वो विजेता हो जाती है, जो टीम टॉस हार जाती है वो विजेता, यानी कि फाइनल में अगर ऐसा होता है, सेमीफाइनल में जो टॉस जीत जाती है वो टीम विजेता हो जाती है, दूसरी टीम बाहर हो जाती है। तो ये कुछ नियम है। वीडियो अधिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपसे आशा करें कि कमेंट बॉक्स में जो भी कमियाँ हो या जो भी आपके सलाह हो जरूर हमें बताएं। आपने बहुत अच्छे तरह से हमें साथ दिया, हमारा साथ दिया है, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर दिए कम समय में। हम चाहेंगे कि अपने दोस्तों तक इस हमारे वीडियो को शेयर करें और जानकारी को उन तक पहुंचाएं, हमारा सहयोग करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।